मतदाता जागरूकता अभियान की स्वीप संयोजक नोडल अधिकारी के रूप में आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। एक बार जोरदार तालियों से जिलाधिकारी तालियों में बड़ा जोश होना चाहिए। हमारा लोकतंत्र का एक महापर्व होने जा रहा है और महापर्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है उसका क्रियान्वयन बहुत मजबूती से हो और काफी बड़ी मात्रा में मतदान हो। इसके लिए हमारे जिलाधिकारी जी बहुत प्रयास कर रहे हैं। बड़े लंबे समय से बहुत से मीटिंग करके हम सबको भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए जितने संस्थान हैं उसमें विशेष रूप से, क्योंकि आप सभी से ये उम्मीद की जाती है कि जो उच्च शिक्षा में आए हैं वो 18 साल से बड़े होंगे, तो उनको लेकर किस तरह से मतदाता पंजीकरण कराना है और कैसे आपके बीच में जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास करने हैं, उसके लिए आपने बहुत से निर्देश जारी किए। और आज उन छात्राओं को जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया उनको पुरस्कृत करने के लिए आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे मंच पर हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मंजना उपाध्याय जी, जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और जितनी महाविद्यालय की प्रवक्ताएं और छात्राएं जो एक तरह से नव मतदाता होंगी, एक बार जोरदार तालियों से चुनाव के पर्व का स्वागत करें। और मैं बिना देरी किए सीधे परंपरा के अनुसार कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मंचस्थ अतिथियों से निवेदन करती हूँ कि दीप प्रज्वलन कर और सरस्वती माता जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्री शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योते नमोऽस्तुते। दीपज्योते नमोऽस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदा। मा सरस्वती शारदे, मा सरस्वती शारदे, पूर्णैः ज्ञानोदधिसि, पूर्णैः ज्ञानोदधिसि। वीणापाणि तारिदे, शारदे तारिदे। मा सरस्वती शारदे, मा सरस्वती शारदे। सूर्यब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। सूर्यब्रह्म शिव विष्णु गजानन, जिन चरणों को सेवते। हम शिशु हैं अज्ञानी माता, इन चरणों का प्यार दे। वीणापाणि तारिदे, शारदे तारिदे। मा सरस्वती शारदे, मा सरस्वती शारदे। माँ सरस्वती का आशीर्वाद हम सबके साथ। और अब समय है अपने मुख्य अतिथि जिलाधिकारी श्री सूर्यपाल गंगवार जी को सम्मानित करने का, जिन्होंने हमें बहुत ही अल्प समय में हमने समय मांगा और उन्होंने अपने इतने व्यस्ततम, क्योंकि आपको सबको पता है लोकसभा का चुनाव होने वाला है। और क्या ये छात्राएं बताएंगी लखनऊ में कब होना है? ठीक है, तो बहुत निकट आ गया है, इसलिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बावजूद उसके आपने समय निकाला। तो मैं महाविद्यालय की प्राचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि उनको प्रशस्ति चिन्ह एवं फॉर्म भेजकर उनका सम्मान और स्वागत करें। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए। सुप्रभात सभी को। मंच पर आसीन आज के हमारे मुख्य अतिथि इस लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार जी आज हमारे बीच में, मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
चुनाव की दृष्टि से जैसा कि कहा गया कि 20 मई को चुनाव है लखनऊ में, पर उसके बावजूद बहुत पहले से तैयारियां चलती हैं, तब हमें सुचारू रूप से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, सारी चीज़ों की निगरानी करना, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दायित्व है। और लखनऊ में वोट प्रतिशत को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हम मानते हैं कि जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, ये प्रिज्यूम्ड हाइपोथेसिस होती है कि वो अपना जागरूक नागरिक होगा और वो अपने जो भी जिम्मेदारियां, चाहे वोट डालने की, चाहे स्वच्छता से, उन चीज़ों का पालन करेगा। पर नॉर्मली देखने में ये आता है कि मतदान करने वाले दिन हम उदासीनता पढ़े लिखे लोग ही दिखा देते हैं, क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। और उस छुट्टी को, जो छुट्टी दी जाती है, वो इसीलिए दी जाती है कि आप किसी भी समय निकालकर अपना मतदान अवश्य करें। क्योंकि बहुत सारे देश ऐसे रहे, खासतौर पे ये महिला महाविद्यालय है, तो मैं उस दृष्टि से बताना चाहूँगी कि बहुत सारे देश जिन्हें हम बहुत ही डेवलप्ड मानते हैं, वहाँ पर भी महिलाओं को वोट करने का अधिकार बहुत संघर्षों के बाद, काफ़ी समय बाद मिला। ये हमारा सौभाग्य है कि जिस दिन से हमारे संविधान की रचना हुई, हम महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है, हमें चुनाव राजनीति में जाने यानी चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो वो जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो है। और 73rd 74th अमेंडमेंट के बाद से अगर हम देखें तो लोकल बॉडीज़ में जो है महिलाओं की भागीदारी, अगर आप चुनाव की दृष्टि से भी देखें, वोट डालने के उससे भी, और अगर आप देखें कि पंचायत चुनाव पर अगर वो ग्राम प्रधान से लेके बीडीसी से लेके सभी जिला प्रधान तक लड़ती हैं चुनाव, तो बस ये हमारे जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, इसमें अभी प्रतिशत थोड़ा कम था, जिसको कि ये है कि नेक्स्ट लोकसभा चुनाव से महिलाओं का रिजर्वेशन भी, आरक्षण 33% का इसीलिए दे दिया गया है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े। क्योंकि महिला जब अपने घर को इतना प्रॉपरली मैनेज कर सकती है, तो उसको जो भी जिम्मेदारी मिलती है वो निष्ठापूर्वक कार्य करती है और अपनी जिम्मेदारी का वहन करती है। हम महिलाओं को ये संकल्प लेना है कि अगर हम नॉर्मली मान के चलते हैं कि महिलाएं किचन में काम करती हैं, तो चाहे वो वर्किंग लेडीज़ भी हों, तो आपको एक संकल्प लेना है कि जो वोट डालने जाएंगे उसके बाद ही घर में चूल्हा जलेगा। यानी सुबह उठते गर्मी है, सभी को आलस आ जाए। जाड़ा होता तो ये स्टेटमेंट नहीं होता, गर्मी है तो ये स्टेटमेंट है कि सबसे पहले जाइए वोट डालिए, तब उस दिन की चाय मिलेगी या फिर उस दिन का खाना मिलेगा। ऐसा नहीं, क्योंकि आप जब एक बार सुबह काम में उलझ जाते हैं तो उलझ ही जाते हो, फिर इतनी गर्मी है कि आपको आलस आ सकता है। तो इस आलस से आने के पहले ही आप अपना वोट डाल दें। और जो छात्राएं हैं उनसे भी, और हम शिक्षक और होने के नाते भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं और आज डीएम साहब हम लोग के बीच हैं, तो हम उनकी मुहिम में भागीदार बने। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम अपनी गली में देख लें कि सभी ने वोट डाल दिया कि नहीं डाल दिया। नॉक करिए सभी के दरवाजे कि क्या आपके घर में सभी ने वोट डाल दिया। अगर कोई असुविधा है, कोई समस्या है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो कोई बीमार है, तो आप उसमें जो सहायता प्रदान कर सकते हैं वो करिए। बस वोट का प्रतिशत बढ़ाने का संकल्प लीजिए। और डीएम साहब के इस तरीके के जो भी उनका, कई स्कूल कॉलेजेस में आप जा रहे हैं, समाज में आप कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सफलता तभी होगी जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज पिछले साल के बनिस्बत इस साल नहीं बढ़ता है तो सबकी मेहनत भरी रह जाती है। पार्टीज तो अपना काम कर ही रही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट डालने निकलें, पर पार्टीज के साथ साथ शासन को भी कभी मायूसी का सामना करना पड़ता है जब हम जैसे पढ़े लिखे लोग आलस कर जाते हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में आता है, वहाँ के लोग ज़्यादा जुझारू होते हैं, वहाँ लाइन लगाकर वोटिंग होती है। और ग्रामीण क्षेत्रों का वोटिंग परसेंटेज आप देखिए तो शहरों से ज़्यादा होता है। तो अब इस बार हम लोग को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और लखनऊ में भारी वोट प्रतिशत से वोट पड़े और आप जिस भी सरकार को चुनना चाहते हैं, और जब आप सरकार चुने तो अपने नाते, रिश्तेदारी, जात, धर्म, इस सब से ऊपर उठकर जो सरकार आपके देश के लिए काम करे, जो विकास, देश के विकास के लिए, विकासशील से विकसित राष्ट्र की ओर बनने का हमारा जो सपना है, उस ओर
जो सरकार ले जाए, जो भ्रष्टाचार मिनिमम हो, मतलब और अव्यवस्था पे जीरो टॉलरेंस हो, यानी कानून व्यवस्था अच्छी चलाए, ऐसी सरकार चुनी। और वो तभी हो सकता है, हम शिकायत तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। तो ये वोट ऐसी चीज़ है कि वो हमारा अधिकार भी है, और साथ ही साथ उससे बड़ी चीज़ है कि वो हमारा कर्तव्य है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय का फिर से आपका मतलब कन्या महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करती हूँ। मैं हमारी मेजर मंजिल कौर सोनी जी, जो उनका भी प्रयास बहुत ही सराहनीय है कि उनको कल ही ये टाइम प्रयास वो बहुत दिन से कर रही थी, पर कल 3 बजे के बाद समय मिला और उन्होंने और उनकी सहयोगियों ने ये पूरा प्रोग्राम की तैयारी की। उनके एनसीसी के अनुशासित कैडेट्स के माध्यम से, एनएसएस के पीओस के माध्यम से ये कार्यक्रम आज बहुत ही सक्सेसफुल है। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जैसे आपने कहा, सही बात है कि मतदान हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। हम अगर अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, हम अपने अधिकारों की खाली बात करें और कर्तव्यों का निर्वाह ना करें, तो हम फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद जब हम कहते हैं ना सिस्टम में ये कमी है और वो कमी है, वो कहने के हम अधिकारी नहीं रहते। तो पहले हमें अपना दायित्व पूरा करना है। और मैं हमेशा इन बच्चों को ये सिखाती हूँ कि मतदान हमारा कर्म भी है, मतदान हमारा धर्म भी है, और मतदान ना करना शर्म भी है। मेरे साथ एक बात दोहराएंगे, मतदान हमारा मतदान हमारा और मतदान ना करना। तो इसलिए सभी 20 मई को क्या करेंगे? खाली खुद नहीं करेंगे, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी उठाएंगे और अपने रिश्तेदारों को, अपने घर में मम्मी पापा को कि कोई बात नहीं, सब उठिए, सुबह सुबह सबसे पहले चलते हैं, मतदान करते हैं, उसके बाद फिर कोई और कार्य। और अब हमारी छात्राओं ने जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सर एक गीत जारी किया है वोटर को लेकर, उसका एक सुंदर सा, बहुत छोटा सा, थोड़ा समय लगेगा, एक गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही है कैडेट्स। कोई बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं, मानो या ना मानो तुम, कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही हो। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। बचपन से अब तक मेरी माटी ने दुलारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का, निकल पड़े हैं हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। ये जीवन ये तन मन सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। जो सोचे जो ठाने वो करके दिखा दे, ऐसे हैं मेरे देश के फौलादी इरादे। आज चल पड़े हैं हम सबके कदम, बदलने भाग्य देश का, निकल पड़े हैं हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम, बनेगा देश महान जब वोट करेंगे हम। हो सुंदर प्रस्तुति। साथ ही साथ सर आपको ये भी बताना चाहूंगी कि लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 30 अप्रैल से प्रस्तावित हैं। ये सभी छात्राएं जिन्होंने उस परीक्षा में भी शामिल होना है, लेकिन मतदाता जागरूकता के लिए भी थोड़ी संजीदा है। तो एक बार इस बात के लिए तालियां बजती हैं कि निकट भविष्य में परीक्षा है, लेकिन आप लोग फिर भी इस बात के लिए सामने आए हैं। और अब बिना देरी के मैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि को आमंत्रित करने से पहले एक छोटा सा परिचय उनका देती हूँ।
कि आप 2009 बैच के IAS अधिकारी हैं। IIT रुड़की से आप पास आउट हैं और आपने इंजीनियरिंग से प्रशासनिक सेवा की ओर रुख किया है। 2022 में आपने जिलाधिकारी का लखनऊ जिलाधिकारी का पदभार संभालते ही आपने संकल्प किया था कि ऐसा काम करेंगे कि लखनऊ का नाम पूरे देश में चमके। इस बात के लिए तालियां होनी चाहिए कि संकल्प के साथ एक अधिकारी हमारे बीच में आया है और लखनऊ के विकास को लेकर जो भी योजनाएं और कार्यक्रम रहे उन्हें धरातल पर लाने का इन्होंने सतत प्रयास किया और लाभार्थियों तक जो सभी योजनाएं हैं उनको समय से पहुंचाने के लिए प्रयास किया। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, G20 के इसके वृहद आयोजन हुए, जिसके द्वारा प्रदेश की छवि जो है वो केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत मजबूती से प्रकट हुई। उन सभी में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और एक बहुत अनछुआ सी बात है, शायद बहुतों को नहीं पता होगी, मैं उस परिचय के साथ ही आपको मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आप श्री सूर्यपाल गंगवार सूरज के नाम से साहित्यिक रचनाएं भी करते हैं और मैंने सर सुनी भी आज तक के साहित्यिक मंच पर, और एक उनकी छोटी सी कविता से उनका परिचय देकर उनको मंच पर सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है जो प्रशासनिक पद को तो संभाल ही रही है लेकिन अंदर से दिल कितना संजीदा है कि हर बात को सोचता है। इन्होंने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक लिखी थी, उसमें से कुछ पंक्तियां निकाल रही हूँ। मुमकिन नहीं है कि सब कुछ नया हो, मुमकिन नहीं है कि सब कुछ नया हो, तो ये किसने बोला कि ना कुछ नया हो। बातें पुरानी जो रखनी है रखिए, बातें पुरानी जो रखनी है रखिए, कहने का लहजा तो हाँ कुछ नया हो। मुश्किल है पूरी इमारत नहीं हो, मुश्किल है पूरी इमारत नहीं हो, नींव में एक पत्थर नया मांगता है, नया साल सूरज नया मांगता है, नया साल सूरज नया मांगता है। आपकी इसी रचना के साथ मैं आपको ससम्मान मंच पर अपने उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। नवयुग कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में आयोजित स्वीप की इस एक्टिविटी के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित प्रिंसिपल मंजुला उपाध्याय मैम, नोडल अधिकारी स्वीप मनमीत कौर सोधी मैम, सामने बैठी शोभा मिश्रा जी और बाकी सभी फैकल्टी मेंबर्स और सभी छात्राओं का विशेष रूप से यहाँ अभिनंदन करता हूँ कि आप लोगों ने परीक्षा के इतने निकट होते हुए भी इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया। आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारी शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है कि हम अपनी सबसे पहले अपनी इंडिविजुअलिटी को समझें, फिर उसके बाद अपने समाज को समझें, फिर अपने राष्ट्र को समझें। ये हमारी शिक्षा की एक यात्रा है जो स्वयं से शुरू होती है और फिर ये प्रगति करती है और बाहर निकलती है। तो हम जब अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, अपने देश को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें सबसे पहले हर देश में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का एक अलग अलग तंत्र होता है। तो लोकतंत्र भी उन व्यवस्थाओं में से एक है। हमारे हिंदुस्तान में जो यहाँ पर गवर्नेंस है उसके लिए लोकतंत्र अपनाया गया। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई के बाद हमको आज़ादी मिली और वो आज़ादी का एक कंपोनेंट था कि हम अपने शासन व्यवस्था को, अपनी सत्ता व्यवस्था को चुनने में हमारी भागीदारी हो। यानी आज़ादी के बाद हमको यूनिवर्सल फ्रेंचाइज मिला बेस्ड ऑन एज। बाकी सारे क्राइटेरिया, पहले कौन कौन से क्राइटेरिया थे? कोई राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है यहाँ? नहीं, कोई बात नहीं।
हमारी जो व्यवस्था आज़ादी के बाद बनी उसमें सबसे महत्वपूर्ण था कि हम एक निश्चित पीरियड के बाद चुनाव करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों का, और वो हमारी व्यवस्था के लिए हमारे कानून बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, और जो भी पब्लिक की रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको मेजॉरिटी के आधार पर वहाँ डिसीजन मेकिंग होगी, ये हम लोगों ने तय किया। अब हर 5 वर्ष के बाद लगभग जो शेड्यूल है उसमें चुनाव होते हैं। लोग इसमें वोट डालना अपेक्षित है कि सभी जो वोटर्स हैं उनको वोट डालना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग वोट नहीं डालते। तो पिछले जो लखनऊ में चुनाव हुए थे, पूरे लखनऊ में लगभग 35 लाख वोटर्स थे। आप लोग कोई बता सकते हैं कि लगभग कितने वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट नहीं डाला? कोई बताएगा? अच्छा, लगभग कितना परसेंट मतदान हुआ? 54% मतदान हुआ था लखनऊ में, और मोहनलालगंज में 62% हुआ था। अगर संख्या में देखें, परसेंटेज तो एक बात हो गई। यहाँ मैथ्स के या साइंस के कितने लोग बैठे हैं? काफी लोग। गुड। तो परसेंटेज में आकलन करना तो एक बात हो गई। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स में आकलन करें तो 35 लाख वोटर्स में लगभग 15 लाख वोटर्स ऐसे थे जिनने वोट नहीं डाला। 15 लाख वोटर्स बहुत बड़ी संख्या है, जो परसेंटेज में हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स में बताते हैं तो 15 लाख वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको एक अधिकार दिया हुआ है कि वो जब भी वोट डालने की नौबत आए तो वो वोट डाल सकें। वो वोटर लिस्ट में हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी वोट नहीं डाला। तो हमारा इस स्वीप की एक्टिविटी के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का उद्देश्य होता है जो स्वतः प्रेरणा से वोट नहीं डालते। तो उन तक पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आप लोग खुद वोटर्स हैं, आपको खुद वोट डालना है। यहाँ जो फैकल्टी हैं, पहले मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि पिछली बार सब लोगों ने वोट डाला था? इस बार भी सबको वोट डालना है। अधिकांश जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, जो बेटियां बैठी हैं, वो पहली बार मतदान कर रही हैं। किसी ने पहले तो मतदान नहीं किया है? किया है कुछ लोगों ने? ओके। 22 में किया होगा, लोकसभा में नहीं किया होगा, विधानसभा में किया होगा। तो अभी अधिकांश बच्चों को ये पहली बार मौका मिल रहा है और आप लोगों को वोट डालना। तो वोट क्यों डालना है, इसके बारे में आपको खुद भी विचार करना है और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करना है कि वो वोट डालें। क्यों डालना है, इस पे थोड़ा सा मंथन करिए। पिछली बार मान लो 54% वोटिंग हुई है। तो मैथ्स के कोई बच्चा बताइए, कॉन्फिडेंस लेवल आपको पता है? स्टैटिस्टिक्स में आप कॉन्फिडेंस लेवल पढ़ते हैं या कोई हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें कुछ स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम ये कहते हैं कि कोई भी हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया और वो वैलिड है या वैलिड नहीं है, यानी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक कॉन्फिडेंस का परसेंटेज बताते हैं कि हमने इस बात को इन प्रमाणों के आधार पर या इस डेटा एनालिसिस के आधार पर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और 95% कॉन्फिडेंस लेवल है हमारा, या
90% कॉन्फिडेंस लेवल पे, यानी कि उसको जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें एरर की गुंजाइश है और वो 5% या 10%। अगर 95% आपकी एक्सेप्टेंस का कॉन्फिडेंस लेवल है तो इसका मतलब उस बात को स्वीकार करने में 5% की गुंजाइश है कि वो हम गलत स्वीकार कर रहे हैं। तो जितना कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है उतना क्या होता है, उतना उस हाइपोथेसिस के यूनिवर्सल वैलिडिटी के प्रमाण ज्यादा होते हैं, है ना। ऐसे ही लोकतंत्र में जब हम वोटिंग करते हैं और उसके परसेंटेज को अगर कॉन्फिडेंस लेवल से, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो इस बात को अच्छी तरह समझें और दूसरों को समझाएं कि 54% मतदान हुआ तब भी कोई उम्मीदवार इलेक्ट होकर आपका रिप्रेजेंटेटिव बना, लेकिन अच्छा होता कि उसमें कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता। यानी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने से जो लोकतंत्रात्मक या डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उनकी पुष्टि ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होती है। ठीक है, अब यहां लिटरेचर के लोग कितने हैं? कुछ लोग हैं। अगर 54% वोटिंग हुई इसका मतलब कितने लोगों ने वोट नहीं डाला? 46% लोगों ने वोटिंग नहीं की। तो उनके बिना भी, उनके वोटिंग के बिना भी कोई तो इलेक्ट हो गया। लेकिन अगर वो भी वोट डालते तो अच्छी बात होती। अगर वोट नहीं डालते हैं तो भी कोई ना कोई तो इलेक्ट हो सकता है। उमर बेचैन साहब ने 2 लाइनें कही हैं, वो हम सब लोगों के जहन में रखनी चाहिए जब हम इस तरह की चीजें देखें कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हमारा लोकतंत्र वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। अगर अभी एक पांव पे चल रहा है तो भी वो चल रहा है, लेकिन अगर उसमें आपका कंट्रीब्यूशन भी हो जाए या वो लोग जो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका पार्टिसिपेशन भी हो जाए तो और बात होगी। ये बात बच्चों के समझ में आई कि चलने को एक पांव पे भी चल रहे हैं लोग पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। तो इस तरह से वो लोग जो छूटे हुए हैं उनको अगर हम लोकतंत्र का सेकंड लेग कहें, जो अभी तक उठकर साथ नहीं चले हैं, उनको उठाने की जिम्मेदारी है स्वीप एक्टिविटीज से। उनको भी उठाइए और लोकतंत्र में उनका कंट्रीब्यूशन भी अहम है, ये बात उनको बतानी। उनके भी वोट की उतनी ही कीमत है जितने किसी अन्य व्यक्ति के वोट की। महिलाएं 100% मतदान करें। अब जैसे ये महाविद्यालय कन्याओं का है, यहां से एक मैसेज निकलना चाहिए जितने भी आपके प्रभाव क्षेत्र के लोग हैं। प्रभाव क्षेत्र आपका परिवार है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके वो जानने वाले लोग हैं जिन पर आपके बात बताने से प्रभाव पड़ता है, वो आपका प्रभाव क्षेत्र है। आपके प्रभाव क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रहे और वो सकारात्मक तरीके से वोट डाले और दूसरों को भी प्रेरित करे। अगर सभी युवा वर्ग के जितने लोग हैं वो उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लेंगे तो मुझको उम्मीद है कि लखनऊ अपनी उस उदासीनता, उस जड़ता, उस इनर्शिया को तोड़कर और अच्छी स्पीड में दिखेगा। जो ग्रामीण इलाके होते हैं उनमें तो लोग उत्साहपूर्वक प्रतिभाग करते हैं, लेकिन जो शहरी इलाके हैं उनमें ये उदासीनता देखी जाती है।
यानी जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको बूथ तक जाना, वहां पर अगर कहीं क्यू लगी हुई है, कोई लाइन लगी है, तो ये सब एप्रीहेंशंस उनको रोकते हैं बूथ तक जाने के लिए। और जब मौसम प्रतिकूल हो तो और भी कठिन हो जाता है हमारा काम। लेकिन अगर हम खुद ये संकल्प लें, अपने प्रभाव क्षेत्र के हर व्यक्ति को ये कन्विंस करें कि छुट्टी उस दिन है, कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान, कोई सरकारी कार्यालय, कोई प्राइवेट कार्यालय, कुछ भी नहीं खुलेगा। और ये इसलिए की गई है कि हर व्यक्ति को अपना वोट डालने की सहूलियत मिल सके। और फिर भी लोग अगर घर से ना निकलें तो हमें उन तक पहुंच के अपील करनी है, उनके इस दायित्व बोध को फिर से जागृत करना है, उनको बोध कराना है उनके दायित्व का कि ये अधिकार भी है और कर्तव्य भी। अगर हम ये करने में कामयाब रहे तो मुझे उम्मीद है कि लखनऊ में इस बार 70% से ऊपर मतदान होगा। हम सब लोग एक टारगेट लेके चलें कि हर बूथ पर 70% से अधिक मतदान हो। और इसके लिए हमें जो भी काम प्रशासन के तौर पे करने हैं वो हम लोग कर रहे हैं कि हर वोटर को ये पता हो कि उसका बूथ कौन सा है, उसके वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर क्या है। अभी हम एक और प्रक्रिया कर रहे हैं जिसमें कुछ नए वोटर्स या जो पहले वोट नहीं करते थे और जिनको बूथ की लोकेशन नहीं पता है, उनको गूगल मैप पर, गूगल मैप सबके मोबाइल में होता है, आप लोग boothlocation.in, कितनों के पास मोबाइल है इस समय? अलाउड है या नहीं है? आप लोग जरा अपने मोबाइल पे डालिए boothlocation.in। ये स्क्रीन खुल रही होगी, खुली? boothlocation.in। कितने लोगों का खुल गया? खोलिए, सब लोग खोलिए। इसमें आप कोई भी बूथ उसकी लोकेशन भी जान सकते हैं। कोई एक डालिए इसमें, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी मान लीजिए लखनऊ है, कोई एक बूथ को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर मैं दूसरी चीज कराऊंगा आपको। इसमें पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी, विधानसभा नेम और बूथ नंबर, ये तीन चीजें सेलेक्ट कीजिए तो नीचे नाम प्रदर्शित होगा, उस पर सर्च का बटन है वो दबाइए, फिर आप देखेंगे कि इस तरह का गूगल लोकेशन खुल जाएगा। तो ये इसके ऊपर शो पोलिंग बूथ लोकेशन, जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको गूगल मैप पे ले जाएगा। और अगर आपको वोटर लिस्ट देखनी है उस बूथ की, जो बूथ आपने खोला है, तो उसके नीचे है शो पोलिंग बूथ वोटर लिस्ट, ठीक है? तो ये इसके नीचे है। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इसी पेज पर किसी बूथ पर लाइन कितनी लंबी लगी है और अप्रोक्सीमेट वेटिंग टाइम क्या है, ये भी इस पर प्रदर्शित होगा। जो अर्बन अपैथी है उसका एक मूल कारण ये है कि लोगों को लगता है इतनी धूप में निकल के कौन जाए, वहां पे हो सकता है कि 1 घंटा लाइन में लगना पड़े। तो जिस तरह से प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स आपको
अपनी टेली सर्विसेज के माध्यम से जो भी फैसिलिटीज देते हैं, आप फोन करते हैं तो वहां पर आता है कि आप अभी कतार में हैं और आपका वेटिंग टाइम लगभग 6 मिनट है, ठीक है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन इस पर भी हम डिस्प्ले कराएंगे जिस दिन पोलिंग होगी, जिस दिन वोट डाले जाएंगे। तो इससे लोगों को ये पता लगेगा कि इस समय भीड़ कितनी है, तो वो हर आधे घंटे में मान लीजिए अपडेट हो रहा है, तो आपको आधे घंटे पहले की सूचना इस पर दिखती रहेगी। तो इससे क्या होगा कि धूप में किसी को लंबा लाइन में भी ना लगना पड़े और किसी समय ऐसा भी ना हो कि बूथ पर कोई आदमी नहीं है। जैसे दोपहर में लगभग 2-3 घंटे ऐसे होते हैं जब बूथ पर आने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। या तो लोग अर्ली मॉर्निंग में वोट कर लेते हैं या फिर लेट इवनिंग में करना चाहते हैं। तो अगर दोपहर में किसी बूथ पे एकदम खाली है तो वहां पर आराम से जाकर वो बिना लाइन में लगे हुए वोट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी हो जाएगी। अब कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप चेक किया है वोटर लिस्ट को? बहुत कम है। अभी चेक कीजिए, कोई भी वोटर अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक कर सकता है। वो आप डालिए, अभी कुछ समय के बाद 2-4 घंटे के बाद में यहां पर भी ये चीज प्रदर्शित करा रहे हैं। लेकिन अभी आप voters.eci.gov.in खोलिए जरा ये साइट, पोर्टल खोलें voters.eci.gov.in। कितने बच्चों का खुला? बाकी लोग भी खोल लें voters.eci.gov.in। और इस पर जब आप जाएंगे तो आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम, ये नीचे आएंगे सर्विसेज में, ऊपर है फॉर्म्स। तो कोई भी आदमी नया वोटर कैसे बन सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कैसे हो सकता है, ये सब बातें ऊपर फॉर्म्स में प्रदर्शित की हुई। उसके नीचे आइए सर्विसेज। सर्विसेज में थर्ड बटन है सर्च इन इलेक्टोरल रोल, गेट इलेक्टर्स डिटेल हियर। ये जो सर्च का बटन है बना हुआ ऊपर से तीसरा, इसको खोलिए। इसमें 3 पैरामीटर्स के आधार पर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि अभी हर बच्चा और हर फैकल्टी अपने आप अपना नाम सर्च करें। कितने लोगों के पास अभी वोटर आई कार्ड है? जिनके पास वोटर आई कार्ड है वो लोग अपना वोटर आई कार्ड निकालें जरा और ऐसे शो करें। अच्छा, बना हुआ है, कोई बात नहीं। जो नहीं लेकर आए हैं उसमें आप देखेंगे कि उसके फ्रंट भाग में आपका फोटो है और उसके बैक साइड में एक QR कोड है। तो उस QR कोड को अपने कैमरे से बस स्कैन करिएगा और उससे आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब जिनके पास एपिक नंबर लिखा हुआ है, कितने लोगों के पास लिखा हुआ है? कितने लोगों के पास एपिक का फोटो अपने मोबाइल में है पड़ा हुआ? अरे अब तो सभी लोग सारी चीजें ऑनलाइन रखते हैं, गूगल ड्राइव पे फोटो खींच के, कि कहीं पर भी जरूरत हो। हाँ, ओके। जिनका आया नहीं है उनका भी एपिक नंबर अलॉट हो गया होगा। तो आप लोग एपिक नंबर जिनका अलॉट हो गया है वो ये जो अभी खोला आपने, इसमें
पहला है सर्च बाय एपिक। तो एपिक नंबर इसमें डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसमें जरा जाएं सभी बच्चे, और कोई चीज एंटर करने से पहले कैप्चा के नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करें और देखें कि क्या कैप्चा डिस्प्ले हो गया। तो एपिक नंबर अगर आपके पास है या फोटो खिंचा हुआ है तो उसका एपिक नंबर इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड एपिक, इस पे एक नंबर होता है। उस नंबर को अगर इसमें ऊपर डालेंगे और स्टेट सेलेक्ट करेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे तो आपको क्या क्या प्रदर्शित कर देगा वो। जितना भी आपके बूथ कौन सा है, विधानसभा कौन सी है, वोटर लिस्ट में आपका सीरियल नंबर क्या है, ये सब प्रदर्शित करेगा उसी लाइन। इसके बाद अगला जो लास्ट में सी डिटेल्स, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप दे देगा। ठीक है, तो कोई किसी बच्चे ने निकाला? निकल गया? दिखाओ जरा आपने। शाबाश। ये देखो बिटिया ने ये निकाला है, तो इनको अपने बूथ का डिटेल मिल गया। और पार्ट, बूथ को पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर, पार्ट का डिटेल आ गया, फिर पोलिंग स्टेशन का नाम आ गया, फिर पार्ट सीरियल नंबर, मतलब जो वोटर लिस्ट है, एक बूथ की एक वोटर लिस्ट होती है, उसमें आपका नाम किस सीरियल पे है ये लिखा हुआ है। इनका नाम 1144 नंबर पर है, 1144। इनके बूथ पर इनका सीरियल नंबर 1144 है। ये क्यों जानना जरूरी है? जो वोटर स्लिप बीएलओ के द्वारा घर घर पहुंचाई जाती है उसमें ये सीरियल नंबर लिखा हुआ होता है। तो जब आप इसको लेके जाते हैं तो पीठासीन अधिकारी को वोटर लिस्ट में खोजना नहीं पड़ता है। अगर खोजना पड़े तो बहुत मुश्किल होगा ना, 1500 लोगों की वोटर लिस्ट होती है मैक्सिमम। तो अगर ये सीरियल नंबर नहीं पता है तो पीठासीन अधिकारी को कितना समय लगेगा? आप अगर पीठासीन अधिकारी हैं और आपको कहा जाए कि दूसरे का नाम आप सर्च करके बता दीजिए, सीरियल नंबर ना पता हो, तो उसमें घंटों लग जाएंगे, है ना। इसलिए सीरियल नंबर का पता होना बहुत जरूरी है। और ये आप अपने आप इंटरनेट से सीरियल नंबर निकाल सकते हैं। अब इसने लास्ट में एक्शन है, सब बच्चों को दिख रहा है जिन जिन का खुला है, एक्शन है लास्ट में। उसके नीचे है व्यू डिटेल, व्यू डिटेल्स, इस पर क्लिक करिए तो ये जो डिस्प्ले आया इसमें आपका नाम, रिलेटिव्स नेम, एज, जेंडर, एपिक नंबर और विधानसभा, लोकसभा, बूथ का नाम, सीरियल नंबर और नीचे सबसे मतदान की तिथि क्या है ये भी आ गया, है ना। अब इस चीज को आप प्रिंट कर सकते हैं। उसके नीचे क्या दिया हुआ है? प्रिंट। अगर आप इसको प्रिंट करेंगे, इसके अलावा नीचे और भी चीजें हैं जो कि आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आयोग के द्वारा दी गई सहूलियत है। फिर नीचे आइए, चुनाव अधिकारियों का विवरण, डिटेल्स ऑफ इलेक्शन ऑफिशियल्स। इसमें सीईओ, डीईओ, ईआरओ और नीचे बीएलओ। तो ईआरओ और बीएलओ के फोन नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अपने एसडीएम होते हैं नॉर्मली ईआरओ, ठीक है। डीईओ हम हैं जिलाधिकारी, और सीईओ होते हैं जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होते हैं, वो स्टेट के हेड हैं इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ नीचे आपको
BLO और ERO यानी जो SDM हैं आपके, उनका भी नंबर यहाँ दिया हुआ है। ये आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर है, ठीक है। तो आपको अगर प्रिंट करना है तो आप प्रिंट पे बटन दबाइए। प्रिंट दबाइए, प्रिंट दबा, क्या आ रहा है आपको? टॉप पर देखिए, एक तो सेव आएगा और दूसरा शेयर आएगा। ये अब तो सब बच्चे एक्सपर्ट हैं व्हाट्सएप वगैरह के, किसी को कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये शेयर में जाइए और इसे अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, ठीक है बेटा। व्हाट्सएप पे अपने लिए कर लीजिए या किसी ग्रुप पे डाल लीजिए, अपने ग्रुप पर सेल्फ फॉरवर्ड कर लीजिए, तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास में सेव हो गई, कभी भी आप उसको रिफर कर सकते हैं। तो कहीं आपको प्रिंट आउट लेने की जरूरत नहीं है। आपके मोबाइल में जो इंफॉर्मेशन निकली, इंटरनेट से डाउनलोड की, उसको आपने सेव कर लिया अपने ही फोन में और कन्वीनियंटली उसको व्हाट्सएप पे अपने लिए ही सेंड कर दिया। तो इससे वो इंफॉर्मेशन आपके पास हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई, ठीक है। अब हमको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। एक कि वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। बिना वोटर लिस्ट में नाम के कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। वोटर लिस्ट दो तरह की है। एक जो भारत निर्वाचन आयोग अपडेट करता है, जिसके बारे में मैंने अभी बताया आपको। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की वोटर लिस्ट होती है, जिससे नगर निगम में चुनाव हुए थे। तो अगर किसी व्यक्ति का नगर निगम की वोटर लिस्ट में नाम है और ये भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो इस इलेक्शन में वोट नहीं डाल पाएगा। ये दोनों वोटर लिस्ट अलग अलग होती हैं, ये बात हमें लोगों को समझानी है। तो सब लोग पहले तो अपना वोटर लिस्ट में नाम देखें, नाम होना जरूरी है, तभी वो वोट डाल सकते हैं। अगर नाम है तो वो वोट जरूर डालें। एक पता होना चाहिए कि किस तारीख को है, दूसरा पता होना चाहिए कि उनका बूथ क्या है, तीसरा पता होना चाहिए वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर क्या है, बूथ कहाँ पर है, ठीक है। अगर इतनी बातें पता हैं तो कोई भी जो वोटर है वो अपना वोट डालने में सक्षम हो जाता है। उसके भीतर वो कैपेसिटी टू वोट क्रिएट हो गई। अब हमको ये पोटेंशियल कैपेसिटी है। साइंस के कितने बच्चे? ये पोटेंशियल वोटर है, अभी वोटर बना नहीं है। वोटर तब बनेगा जब वो वोट डाल देगा। ये पोटेंशियल वोटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी को आपको कन्वर्ट करना है। अभी उसके अंदर पोटेंशियल है, मींस पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी और कैपेसिटी, वी कैन से कि वो क्षमता है उसके भीतर। तो हम कहते हैं कि इस बच्चे में बहुत पोटेंशियल है, हो सकता है ये आगे चल के बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, कहते हैं ना। तो उस बच्चे में पोटेंशियल तो है, लेकिन वो बड़ा अधिकारी बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो करता क्या है, कितनी मेहनत करता है, कैसे पढ़ाई करता है, कि वो अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाता है या नहीं कर पाता है। ये बात है ना। तो इसका मतलब ये जो पोटेंशियल वोटर्स हैं, कौन? जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, जिनको ये पता है कि 20 तारीख को यहाँ 20 मई को वोट पड़ना है लखनऊ में, जिनको ये पता है कि कौन सा उनका बूथ है, उनको ये पता है कि वोटर लिस्ट में उनका सीरियल नंबर क्या है, उनका बूथ कहाँ पर है। ये 5 चीजें उनको पता हैं। और ये पता है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मतदान होगा। ये अगर इंफॉर्मेशन हर वोटर तक पहुंच जाती है तो वो एक पोटेंशियल वोटर हो जाता है। हमको उसके पोटेंशियल वोटर से एक्चुअल वोटर में कन्वर्ट करने के लिए उसको प्रेरित करना है कि वो पोटेंशियल को कन्वर्ट करके वो वोटरशिप अपनी अचीव कर पाए, ठीक है। तो हमें सब लोगों को ये शिक्षा भी देनी है क्या,
कि कैसे अपना नाम सर्च करना है। दूसरा, सारी इंफॉर्मेशन देनी है। 20 तारीख 20 मई सुबह 7 बजे से 6 बजे तक, बूथ का नाम, वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर, ठीक है। ये सब चीजें हमें लोगों को बतानी है। कुछ चीजें हम अपने स्तर से बता रहे हैं, कुछ चीजें स्वीप के माध्यम से हम कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें आप सब बच्चों का बहुत रोल है। और मैं इसके अलावा अभी बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारे माध्यमों का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फाइनली मैसेज यही देना है क्या, कि जो पोटेंशियल वोटर्स हैं वो अपना मतदान जरूर करें, ठीक है। तो आप सब बच्चों की भी जिम्मेदारी है, क्या जिम्मेदारी है, कि अपने प्रभाव क्षेत्र के लोगों को, अपने इन्फ्लुएंस जोन के लोगों को इंफॉर्मेशन भी देनी है, ये सारी क्या क्या, कि कैसे वोटर लिस्ट में नाम सर्च करें, और बाकी मतदान दिवस की जानकारी, ठीक है। तो करेंगे सब बच्चे? यस सर। कमिटेड? यस सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ऐसा लग रहा था क्लास चल रही है, टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा लगा? और आपकी बात का पूरा सार वही था कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू भी अगर साथ दे तो साथ दो, तू भी अगर साथ दे तो चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं सब, पर दूसरा भी साथ दे तो साथ देंगे सब। आवाज थोड़ी कम आई, साथ देंगे सर? सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बस बहुत ब्रीफ में छोटी सी बात बताना चाहूंगी कि जितनी आपने निर्देश दिए थे वो सभी गतिविधियां यहाँ नव मतदाता पंजीकरण हुआ, जिसमें लगभग 1500 छात्राओं का ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण हुआ, और बहुत कुछ छात्राओं ने कैंपस एम्बेसडर के रूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो अब उन छात्राओं को सम्मानित करने का समय है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी वही छात्रा जिसने अभी आपको एक डेमो भी करके दिखा दिया, नैन्सी विश्वकर्मा। अल्पना सिंह। इन छात्राओं ने बहुत बड़ी संख्या में छात्राओं का पंजीकरण कराया। शिवानी वर्मा, बुशरा हामिद, पलक गुप्ता, जरा जल्दी जल्दी छात्राएं हैं, सर को बहुत जरूरी जाना भी है। तनु सारस्वत, तालियां बजती रहनी चाहिए। सोनल सिंह, साक्षी त्रिवेदी, आयुषी शर्मा, थोड़ा जल्दी आ जाइए आप सब लाइन में। कीर्ति रस्तोगी, जानवी दुबे, सब यही रहेंगे, पीछे आते जाइए ग्रुप फोटो के लिए। सुहानी झा, पीछे सुहानी साहू, अंजलि वाजपेयी, सताक्षी आनंद, महिमा, शिप्रा गौतम, तनुजा कांडपाल, थोड़ा जल्दी आए।
माया यादव, दिव्या, पहले माया, नैन्सी त्रिपाठी, श्रेया गुप्ता, अक्षरा शर्मा, शुभांगी निगम, साक्षी सोनकर, प्रिया गुप्ता, जिन्होंने बहुत सुंदर रंगोली बनाई है, जल्दी से आ जाएं। पूनम, अंकिता सिंह, ये बीएड की छात्रा है, थोड़ा तेजी से आए बेटे। सर ये इन्होंने बनाई है आज जो रंगोली थी। आशा कुमारी, बीएड आशा कुमारी, फरहीन फातिमा, सिमरन, प्रिया भारती, साक्षी यादव।